हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है और इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो दिया है, जिसमें फर्स्ट में हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा जो रचित कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में देखा था, और सेकंड वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन से संबंधित था। उसी से रिलेटेड आज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो इन चारों में से फर्स्ट जो कालखंड है वीरगाथा काल, तो उसी से संबंधित आज का वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये आज का, नोट्स जो भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। इससे पहले जितने भी आप हिंदी साहित्य का पेपर किसी भी एग्ज़ाम से निकालेंगे तो उसमें आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने इस तरह से प्लान किया है कि मैं आज जो पढ़ाऊँगा आपको वीडियो में जो भी बताऊँगा उससे संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखा है, जो मैं आपके सामने उसको सॉल्व करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैंने वैसे ही 7 क्वेश्चन को लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी पूरा वीडियो देखिए, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन को ज़रूर से दबाइए, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो मेरे द्वारा जितने भी वीडियो दिए जाएंगे इसके बाद उसका सभी का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। इसलिए ऑल बटन दबाने पर आपके पास सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा जरूर से कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है और इसी को हम लोग को पढ़ना है। और इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया, तो प्रथम कालखंड जो है वह है वीरगाथा काल। तो हम लोग इसी पर आज देखेंगे इम्पोर्टेंट जो भी तथ्य हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट जो इस पर है उसे देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हिंदी के जो काल विभाजन किए गए हिंदी साहित्य के, वो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, लोगों के द्वारा काल विभाजन किया गया है। तो आप जानते हैं कि जब किसी एक चीज़ को लेकर बहुत से लोग अपना मत देते हैं तो मतभेद तो होता ही है, तभी वो अलग अलग अपना मत देते हैं। तो उसी पर पहला पॉइंट उसी पर है, देख लीजिए। हिंदी साहित्य के विद्वानों में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेद है। क्या, फिर से देख लीजिए। हिंदी साहित्य के विद्वानों में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल, इसे याद रखिएगा, प्रारंभिक काल को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेद है, दुविधा है। इसलिए सभी ने अपना अपना कालखंड का नाम अपना अपना बताया है। देखेंगे आगे मैंने लिखा है कि इनके द्वारा क्या नामकरण किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सबसे ज़्यादा मतभेद हैं, तो इस मतभेद का मुख्य कारण क्या है, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट है। मतभेद का मुख्य कारण 2 है, इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। मतभेद का मुख्य कारण 2 है, जिसमें प्रथम वर्ग, कुछ विद्वान हैं उनको प्रथम वर्ग के जरिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ वर्ग हैं जिसमें कुछ विद्वान हैं, उनका मानना है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी में हुआ है। ये पहले वर्ग का मानना है। और दूसरे वर्ग का क्या मानना है, देख लीजिए। विद्वानों का दूसरा वर्ग क्या मानता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से माना गया है। तो प्रथम वर्ग जो है, मतभेद का 2 कारण है, और मतभेद में जो प्रथम वर्ग है उनका मानना है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से है, और दूसरे वर्ग का मानना है कि यह 10वीं शताब्दी से। और यही मुख्य रीज़न है प्रारंभिक कालखंड को लेकर मतभेद का, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम कालखंड को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेद है। तो जो जितने भी इतिहासकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है प्रारंभिक कालखंड का। उसे एक नज़र में हम लोग देखते हैं, अच्छे से इम्पोर्टेंट रहेगा ये। देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड को लेकर विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। और प्रारंभिक कालखंड का समय क्या है, तो 14वीं शताब्दी से
सॉरी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, इसे याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड का काल क्या है? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच का है। और विद्वानों द्वारा क्या नामकरण किया गया है उसे देखते हैं। पहला देख लीजिए, हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा था कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किनके द्वारा लिखा गया था। तो पहला देखिए चारण काल, और यह किनके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है ग्रेसन के द्वारा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरंभिक काल। आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, दोनों में से कोई भी। आरंभिक काल इसे किसने कहा है? तो मिस्र बंधु के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, तो उसमें मिस्र बंधु के द्वारा प्रथम काल को आरंभिक काल कहा गया है। नेक्स्ट है वीर गाथा काल, और हमें यही पढ़ना है। और यह किनके द्वारा नामकरण किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है सिद्ध सामंत काल, और यह किनके द्वारा कहा गया है सिद्ध सामंत काल? ये कहने वाले विद्वान है राहुल साकृत्यायन, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वीजवपन काल। वीजवपन काल किसने कहा है? तो ये कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट वीर काल, और ये किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और नेक्स्ट सातवां है आदिकाल। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, वीरगाथा काल और आदिकाल। आदिकाल किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है, आगे इनसे भी संबंधित क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा, तो याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है संधि काल या चारण काल। यह किनके द्वारा कहा गया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। प्रारंभिक कालखंड को डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल या चारण काल कहते हैं। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा था, पूछा गया था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक कालखंड को क्या नाम दिया है? तो उसका आंसर है चारण काल। और इस तरह से था कि चारण काल का नामकरण प्रारंभिक कालखंड का किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ पर देख लीजिए ग्रेसन भी दिया हुआ है चारण काल, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा गया है चारण काल से संबंधित तो ऑप्शन में ये नहीं है, हमेशा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही देखे गए हैं। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यह, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जो वीरगाथा काल कहे हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, तो इसका वीरगाथा काल कहने का क्या मत है? उनका कुछ आधार रखे होंगे जिनके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है। तो चंद्र शुक्ल जी के द्वारा वीरगाथा काल कहने के लिए कुछ ना कुछ आधार रखा गया होगा, तो उसी से संबंधित आगे का यह नोट्स है, उसे अच्छे से देखिएगा। देखिए पहला देख लेते हैं वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक के काल अवधि को वीरगाथा काल नाम दिया है या कहा है। इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संवत 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक के काल अवधि को क्या नाम दिया गया है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, या फिर और भी जितने भी यहाँ पर हैं उनसे संबंधित। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक के काल अवधि को वीरगाथा काल कहा है। हम लोग यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उससे संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपने मत के समर्थन में उन्होंने, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कह रहे हैं, उनका मत क्या है वीरगाथा काल कहने का? तो देखिए वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल भी कहते हैं हम लोग, तो आदिकाल इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि अगर अब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे सिर्फ, उसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं, तो वो जो रखा गया है, तो 4 काल विभाजन जो है वह है आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आदिकाल भी लिखा है और यहाँ पर ब्रैकेट में वीरगाथा काल भी लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग वीरगाथा काल देखते हैं, जिसे याद रखिएगा आदिकाल कहा गया है। तो वीरगाथा काल की दीर्घ परंपरा, दीर्घ मीन्स लंबी, जो
1050 से 1375 ईस्वी है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि आदिकाल वीरगाथा काल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों, यहाँ से 150 से 200 वर्षों के अंदर की रचना से किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता। रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है तो उसके दो आधार रखे हैं, दो प्रवृत्ति है, उसी पर वो बोल रहे हैं कि विशेष प्रवृत्ति नहीं पाई गई है। उस वक्त जो भी रचना होती थी वो किस तरह थी? धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, इस प्रकार की रचनाएं होती थी। और वो किस रूप में होती थी? तो सिर्फ दोहे के रूप में पाई जाती थी। उनका कोई लिखित कविता के तौर पर या नाटक के तौर पर इस तरह नहीं था, सिर्फ दोहों के रूप में ही लिखा जाता था। उनका पहला मत है कहने का। और देखिए आगे अब क्या कहते हैं, ये जो विशेष प्रवृत्ति नहीं पाई गई थी उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो विशेष प्रवृत्ति पाई गई है उसके बारे में है कि देखिए इस प्रवृत्ति में परिवर्तन कब हुआ है? तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद प्रारंभ होती है। ये विशेष प्रवृत्ति में परिवर्तन कब होता है? मुसलमानों के आक्रमण के बाद। तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष के रूप में पाई जाती है। कहने का मतलब है जब इनके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा आक्रमण हुआ भारत पर, तो उसके बाद से कुछ लिखित रूप में कविताओं, दोहों और अन्य रूपों में जो रचनाएं थी वो पाई जाने लगी, तो उसी को विशेष प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज फर्स्ट पेज का जो आपने वीडियो देखा इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यहाँ देखिए आगे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए उनका कहना है कि राजश्रित कवि और चारण, चारण कौन है? तो राजस्थान की एक जाति है। हम लोगों ने डिंगल भाषा पढ़ा था, उसमें ये नाम आया था, मैंने एक वीडियो दिया है डिंगल भाषा से, वहाँ पर चारण से संबंधित देखिएगा कवि के बारे में मैंने बताया है थोड़ा सा। यहाँ हम देखते हैं राजश्रित कवि और चारण के रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ उसके बाद का ये बताया जा रहा है कि जो कवि थे राजा के आश्रित थे, उनके ऊपर राजाओं का रहनुमा प्राप्त था, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वैसे जो कवि थे उनके द्वारा रीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। और फिर आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का भी वर्णन करते थे। जो भी राजा थे उनके दरबार में जितने भी कवि होते थे तो वो अपने राजा के गुणगान किया करते थे, पराक्रम की, उनके द्वारा जो भी लड़ाइयाँ जीती जाती थी ये सब की किया करते थे। और इस प्रकार ये गाथाओं को, इस प्रकार के गाथाओं को क्या कहा गया है? रासो। हम लोगों ने बहुत सारी रासाओं को सुना भी है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवर्ती के द्वारा लिखा हुआ, तो उसी को बोला जा रहा है कि जब राजश्रित कवि जो भी होते थे राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं को लिखते थे, वर्णन करते थे, और ये जो गाथाएं थी उसे हम लोग रासों के नाम से जानते हैं और वो रासों के रूप में संग्रहित किया गया। ये विशेष प्रवृत्ति थी, इसी के बारे में वो बोल रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये रासों से ही संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं रासों को अपना लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रासों के द्वारा ही जो नामकरण किया गया है वीरगाथा काल, उसी को अपना लक्ष्य माना है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, रामचंद्र ने रासों को अपना लक्ष्य करके ही प्रारंभिक कालखंड को वीरगाथा काल कहा है। अब ये जो रासों को उन्होंने अपना लक्ष्य आधार माना है, तो कितने रासों हैं? क्योंकि एक रासो यानी कि एक जो पराक्रमपूर्ण गाथा है वीरता की, उसके आधार पर तो नामकरण नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ मैंने बताया है कि कितने रचना या ग्रंथ को उन्होंने आधार माना है प्रारंभिक कालखंड को वीरगाथा काल कहने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन रहा है। देखिए यहाँ पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए 12, इसे याद रखिएगा 12 ग्रंथों या रचनाओं का ग्रंथों को आधार बनाया है। इसे याद रखिएगा, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार बनाया है, और वे ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वो कौन से ग्रंथ हैं 12? इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला, जैसा ऊपर में हम लोगों ने रासों को देखा, रासों को ही उन्होंने आधार बनाया, तो सबसे ज़्यादा रासों को ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए पहला है विजयपाल रासो, नेक्स्ट है
हमीर रासो, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आदिकाल पर हम लोग प्रारंभ करेंगे उसमें हम लोग ये सारी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है विजयपाल रासो, सेकेंड है हमीर रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है किन के द्वारा और किन के लिए है। नेक्स्ट है खुमान रासो, पांचवा है विसलदेव रासो, छठा है परमाल रासो, ये रासो थे। और नेक्स्ट अब देखिए, ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश, नेक्स्ट है जय मयंक, जस चंद्रिका, और यह देखिए खुसरो की पहेलियाँ, और 12वां है विद्यापति की पदावली। तो ये 12 ग्रंथ और रचना जो है इन्हीं को उन्होंने आधार बनाया है और इसी के आधार पर प्रारंभिक कालखंड को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नामकरण किया है। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन रहेगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा नामकरण के लिए आधार ग्रंथ है या रचना है। 3 होगा या फिर एक को अलग करना होगा या फिर आपको एक मिलेगा और 3 गलत रहेगा तो उसमें चुनना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये 12 जो रचना है इसे अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल कहा है और 12 रचना को आधार माना है ग्रंथों को। और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है। तो उसमें एक नाम आया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो उनका मानना है वह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो वीर गाथा काल कहा गया तो उसका उसे निरर्थक मानते हैं, गलत कहते हैं। और उनका गलत कहने का, निरर्थक कहने का आधार क्या है उसी से संबंधित यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है, यह भी इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड। चलिए इसे देखते हैं एक एक करके, फिर मैं आगे बताता जाऊँगा। देखिए, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को वीर गाथा काल के नामकरण का आधार माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन रचनाओं को अप्रमाणिक सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक यानी कि गलत सिद्ध करते हैं। उनका मानना है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो ये 12 रचनाओं को आधार माना है तो वो गलत है, अप्रमाणिक है, सिद्ध करते हैं कि किस तरह वो गलत है, और वीर गाथा काल को वह निरर्थक मानते हैं और उसी की जगह पर वो अपना नामकरण करते हैं वीर गाथा काल की जगह पर आदिकाल, और वही आज के समय में मान्य है आदिकाल। यहाँ पर जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो गलत सिद्ध किया गया है निरर्थक, तो कौन सा वो आधार है देखिए यहाँ पर। पहला है द्विवेदी जी कहते हैं विसलदेव रासो, ऊपर हमने देखा था विसलदेव रासो और खुमान रासो के नए शोध पर यह 16वीं शताब्दी के रचित माने गए हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि विसलदेव रासो और खुमान रासो जो है वह 16वीं शताब्दी की रचना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक कालखंड का समय क्या बताया है 1050 से 1375। तो इस आधार पर वो गलत कहते हैं कि यह 16वीं शताब्दी का है, तो वीर गाथा काल नामकरण में इनका प्रयोग करना गलत है। आप भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, हमीर रासो जयचंद प्रकाश, ये भी रासो है, हमीर रासो जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का कोई प्रमाण नहीं है। ये जो 3 रचना है इनका वर्तमान में कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसी कालखंड में, प्रारंभिक कालखंड में ही इनकी रचना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार नेक्स्ट कहते हैं कि प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी इनके द्वारा अर्ध प्रमाणिक माना गया है। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी कहते हैं कि वो अर्ध प्रमाणिक है, वो भी ये प्रारंभिक कालखंड के समय ही लिखा गया या कब लिखा गया इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट है परमाल रासो या आल्यखंड, दोनों एक ही है, के मूल का वर्तमान में कहीं पता नहीं है। परमाल रासो जो है वो वर्तमान में आप इसको नहीं खोज पाएंगे, कहाँ पर है इसका मूल, कहाँ पर है वर्तमान में किसी को भी पता नहीं है। तो इन सब के बारे में कहते हैं कि जब इनके बारे में कोई प्रमाण नहीं है और कुछ रचना 16वीं शताब्दी में हुई है, प्रथम कालखंड में नहीं हुई है, तो इनके द्वारा जो रामचंद्र शुक्ल ने इनको आधार मानकर वीर गाथा काल नाम दिया है, तो वो कहना गलत है, निरर्थक है। इसके आधार पर हम
नामकरण नहीं कर सकते हैं वीर गाथा काल। आगे देखिए, कुछ उनके द्वारा जो रचना ली गई थी आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो उसमें देखिए खुसरो की पहेलियाँ थी। तो उसके बारे में कहते हैं, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली वीर गाथात्मक रचना नहीं है। आप भी पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें जो रचनाएं हैं वो वीरता से संबंधित नहीं है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये वीरता से संबंधित रचना नहीं है, तो इसको भी आधार मानना गलत है। तो आप लोगों ने देखा द्विवेदी जी ने ये आधार माना है वीर गाथा काल नामकरण को गलत ठहराने के लिए। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि यह चीज़ों को देखकर कि सही में वीर गाथा काल नामकरण जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है वह कहना गलत है। चलिए आगे देखते हैं द्विवेदी जी और क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी कहते हैं कि इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, सिंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचनाएं की गई हैं। वो सब गलत करते हुए, सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रारंभिक कालखंड में जो वीरता की बात की गई है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, तो वो कहते हैं कि इस कालखंड में सिर्फ वीरता से संबंधित रचना नहीं की गई है, इसमें धार्मिक रचना भी इस समय में हुई, सिंगारिक रचना भी हुई, लौकिक साहित्य भी लिखा गया है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस यानी कि प्रारंभिक कालखंड को वीर गाथा काल की जगह आदिकाल नाम सही माना है। और यही मान्य है, आदिकाल ही मान्य है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे आदिकाल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने 12 गाथाओं को आधार माना वीर गाथा काल कहने में, और द्विवेदी जी ने उन्हीं 12 गाथाओं के आधार पर इसे गलत माना है कि वीर गाथा काल इसका नामकरण नहीं होगा, इसे आदिकाल कहना ही सही है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि आज का जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और वो क्वेश्चन वैसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसे अच्छे से देखिएगा, इसका आंसर मैं अभी लिखूँगा, तो आप लोग भी देखिए आज के नोट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को किस कालखंड से है? आपत्ति किस कालखंड से है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आज, तो वह कालखंड कौन सा है? तो आंसर होगा वीरगाथा काल। ठीक है, वीरगाथा काल, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप भी दे सकते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालखंड 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी को क्या नाम दिया है? इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर होगा वीरगाथा काल। इसका आंसर वीरगाथा काल। दो क्वेश्चन देखा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वीरगाथा काल को किस विद्वान ने चारण काल नाम दिया है, नामकरण किया है? किसने कहा है? तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा था, इसका क्या आंसर है बताइए? इसका आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि ग्रेसन के द्वारा भी चारण काल कहा गया है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर दोनों का नाम आता है तो दोनों आंसर होगा, लेकिन देखा गया है कि ग्रेसन का नाम नहीं होता है ऑप्शन में, तो इसका आंसर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और आप ग्रेसन भी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरगाथा काल के नामकरण हेतु शुक्ल जी ने कितने ग्रंथ या रचना का सहारा लिया है, यानी कि आधार माना है? तो इसका आंसर क्या होगा? अभी आपने देखा है 12। ठीक है, 12 ग्रंथ या रचना हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी के वीरगाथा काल विभाजन को किनके द्वारा निरर्थक या गलत माना गया है? किनके द्वारा गलत माना गया है? किन्होंने आधार जो 12 ग्रंथों का लिया गया उसे निरर्थक साबित करते हुए गलत कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करूँगा, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप मेरे चैनल पर देंगे। और यह जो क्वेश्चन है ये आज के वीडियो से संबंधित नहीं है, इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया है उससे संबंधित है। आप अगर उन वीडियो को देखे होंगे 2 वीडियो को, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, तो इसका आंसर आप मेरे चैनल पर देंगे। तो चलिए इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल के नामकरण के जगह किस नाम के कालखंड का प्रयोग किया है? तो द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया है प्रथम कालखंड को? तो इनके द्वारा प्रथम कालखंड को आदिकाल कहा गया है। तो ये आपने आज 6 क्वेश्चन को देखा, और 6 क्वेश्चन जो भी हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसी के लिए इसे अच्छे से देखिएगा, और इसके जो 3 वीडियो हो गए, तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे मेरे चैनल पर देंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन पद्धति के कितने आधार हैं? मैंने बताया है इसका आंसर और इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिए, आचार्य शुक्ल के काल विभाजन पद्धति के कितने आधार हैं? तो जितने भी आधार हैं वो आपका आंसर होगा, और आप नाम भी अगर लिख देंगे कि वो आधार कौन से हैं, मैंने बताया है, तो और भी अच्छा होगा। तो इसका आंसर आप मुझे मेरे चैनल पर दीजिएगा, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट पॉइंट्स था, लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जो बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसे देखिए और आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैं मानता हूँ। और इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और उनकी तैयारी जो एग्ज़ाम की हो रही है उसमें यह लाभदायक साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप सभी उसमें जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल पर। मैं उसमें कुछ टेस्ट से संबंधित एक वीडियो भी दिया था, बहुत से लोगों ने 21 लोगों ने उस टेस्ट को दिया भी है, तो जितने लोगों ने अभी नहीं दिया है आप भी दीजिए। मैं वैसा ही टेस्ट 5 या 10 क्वेश्चनों का आगे भी देता रहूँगा ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। अभी जैसे कि ये तो मेंस का पेपर है, अभी टायर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग टायर 1 के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, लेकिन मैं इस तरह से 5-5 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों को देता रहूँगा, 5-10 क्वेश्चन, ताकि आप इसके प्रैक्टिस में रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं आपके टायर 1 एग्ज़ाम को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस वैसे क्वेश्चनों का सेट तैयार करूं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और एक बात, आप लोगों के द्वारा मुझे बोला जाता है कि मैं जितने भी नोट्स आप लोगों को देता हूं यहाँ पर उसका आप PDF भी अवेलेबल करवाइए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि एक साथ आप लोगों को जो भी मैंने हिंदी पेपर 2 से संबंधित जितने भी नोट्स दिए हैं, मैं सभी को एक जगह एक नोटबुक की तरह तैयार कर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊं। मैं उसी में लगा हुआ हूं, तो जैसे ही वह कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएगा, तो जैसे ही वह तैयार होता है मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप लोगों को एक जगह एक साथ मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, आगे भी हिंदी पेपर 2 से संबंधित सारे नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, सिलेबस को पूरा किया जाएगा मेरे द्वारा, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।